भारत का संविधान ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है, बल्कि ये तो शक्ति की एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। इसमें एक तरफ किसी की जिंदगी बदल देने वाली दया की शक्ति है, तो दूसरी तरफ पूरे देश को चलाने का अधिकार। तो आज हम इसी पहेली के दो सबसे दिलचस्प टुकड़ों को समझने वाले हैं, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 73। तो सवाल ये उठता है कि शक्ति, जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो ये शब्द कितने अलग अलग रूप ले सकता है, और यही सवाल हमें आज की हमारी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में लेकर आता है। और इसका जवाब दो बहुत ही पावरफुल शब्दों में छिपा है, दया और शासन। एक तरफ है दया की शक्ति और दूसरी तरफ है शासन करने की शक्ति, और यही तो आर्टिकल 72 और 73 की बुनियाद है, जिन्हें हम आज जरा करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, दया की शक्ति। ये शक्ति हमें मिलती है आर्टिकल 72 में, जो भारत के राष्ट्रपति को एक बहुत ही असाधारण अधिकार देता है, किसी की सजा को बदलने या फिर पूरी तरह से माफ कर देने का अधिकार। तो ये क्षमादान की शक्ति, जिसे पार्डनिंग पावर भी कहते हैं, असल में है क्या? इसे एक तरह की आखिरी अपील की तरह सोचिए, जो अदालत के फैसले के बाद भी मुमकिन है। ये राष्ट्रपति को किसी भी सजा को माफ करने, कुछ वक्त के लिए रोकने या उसे बदलने का अधिकार देती है। मतलब ये एक तरह का अंतिम सुरक्षा वाल्व है। लेकिन हाँ, ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 खास सिचुएशन में ही हो सकता है। पहला, जब अपराध किसी सेंट्रल लॉ यानी केंद्रीय कानून के खिलाफ हो। दूसरा, जब सजा किसी मिलिट्री कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल से मिली हो। और तीसरा, जो सबसे अहम है, मौत की सजा के सभी मामलों में। ये आखिरी पॉइंट ही इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये एक शक्ति असल में 5 अलग अलग तरीकों से काम करती है, और हर तरीके का अपना एक खास मतलब और असर होता है। चलिए इन 5 को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है पार्डन, यानी पूरी तरह से माफ़ी। इसका मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह से बरी हो जाता है, जैसे उसने वो अपराध कभी किया ही न हो। फिर आता है रिप्रीव, जिसका मतलब है सजा पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा देना ताकि और समय मिल सके। तीसरा है रिमिशन, इसमें सजा का टाइम कम हो जाता है। मान लीजिए 10 साल की सजा को 7 साल कर दिया। चौथा है रेस्पाइट, ये किसी खास हालत में, जैसे किसी गर्भवती महिला के मामले में, सजा को कम कर देता है। और आखिरी में है कम्यूट, इसमें सजा का प्रकार ही बदल दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 72 हमारे राष्ट्रपति को हमारे जस्टिस सिस्टम में दया का आखिरी सोर्स बनाता है। ये वो शक्ति है जो कानून की सख्ती को इंसानियत और करुणा से बैलेंस करती है, जो किसी भी इंसान की किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए अब एक व्यक्ति की किस्मत से हटकर पूरे देश के शासन पर अपना ध्यान लाते हैं, और ये हमें शक्ति के दूसरे स्तंभ यानी आर्टिकल 73 पर लाता है। ये दया के बारे में नहीं है, बल्कि सरकार के अधिकार क्षेत्र, उसके दायरे के बारे में है। आर्टिकल 73 को आप केंद्र सरकार का ऑपरेटिंग सिस्टम या एरिया ऑफ ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि केंद्र सरकार की शक्ति कहाँ तक फैली है, मतलब वो किन विषयों पर कानून बना सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। और इस शक्ति का दायरा वो संविधान की मशहूर 3 सूचियों पर निर्भर करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यही वो लिस्ट हैं जो तय करती हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा कैसे होगा। ये बहुत सिंपल है, देखिए। यूनियन लिस्ट के विषय, जैसे कि डिफेंस और विदेश मामले, ये पूरी तरह से केंद्र के हाथ में हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें शिक्षा जैसे विषय आते हैं, उस पर केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद हुआ तो केंद्र का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। और रही बात स्टेट लिस्ट की, जैसे पुलिस, तो वो आमतौर पर राज्यों के अधिकार में आते हैं। ये शक्तियों का एक बहुत ही साफ और सोचा समझा बंटवारा है। तो अब हमने दया और शासन के इन दोनों पिलर्स को देख लिया है। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का और इनके बीच के असली फर्क को समझने का। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, इसकी समरी है। एक तरफ है आर्टिकल 72, जो एक व्यक्ति पर फोकस करता है, राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 73, जो पूरे सिस्टम पर फोकस करता है, केंद्र सरकार के शासन करने की हदें, उसकी सीमाएं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आर्टिकल 72 एक माइक्रोस्कोप की तरह है, जो किसी एक व्यक्ति के मामले को बहुत करीब से देखता है, जबकि आर्टिकल 73 एक टेलीस्कोप की तरह है,
जो पूरे देश की शासन व्यवस्था पर नजर रखता है। एक व्यक्तिगत है तो दूसरा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति के लिए न्याय और पूरे समाज के लिए शासन, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो सही बैलेंस क्या है? दया और व्यवस्था के बीच की ये जो महीन सी रेखा है ना, शायद यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी खूबसूरती भी। एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।